नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी 2023 में होना है। तो आपके पास जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। मैक्सिमम समझ लीजिए कि आपके पास 50 डेज बचे बचे हुए हैं। और इसी 50 डेज में ही है जो है आपको टॉप लेवल की तैयारी करानी है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा एक बैच आया है जिसका नाम है शून्य से शिखर तक बैच। इसमें और भी लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, आप प्रीवियस मतलब प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग को फोकस कर रहे हैं कि जो पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसके माध्यम से हम देख रहे हैं और ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं कि किस पोर्शन से जो है आपके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। किस जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, मतलब ये एसएससी वाला जो आयोग एसएससी आयोग है, वो किस एरिया को ज़्यादा टारगेट कर रहा है, किस एरिया को कम टारगेट कर रहा है। तो हम पूरा एनालिसिस ले करके कि कैसे आप कम पढ़ के, इसका आप यहाँ देखे लिखा भी होगा कि अब तैयारी होगी स्मार्ट तरीके से। मतलब तैयारी आपको स्मार्ट तरीके से करना है, मतलब कम पढ़ के ज़्यादा आउटपुट लेना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये शून्य से शिखर तक बैच आया है। जो बच्चे अभी कंपटीशन की दुनिया में पैर रखे हैं, यानी उनका नया नया शुरुआत है, जिनका अभी स्टार्ट ही उन्होंने जीरो से किया है, तो उसको लेकर के, और जो बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं, एक आध साल से तैयारी कर रहे हैं या पहले जान रहे हैं कंपटीशन क्या होता है, उनके लिए भी, यानी शून्य से लेके हम लोग शिखर तक जाएंगे। तो इसीलिए इस बैच का नाम है शून्य से शिखर तक। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि अपनी नौकरी पक्की, यानी आपकी जो नौकरी है इस बैच को पढ़ करके 100% हो जानी है, अगर आप अच्छे तरीके से रिवाइज करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल का नाम है जीएस टाउन। इसको आप जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए कि वो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये चैनल। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्वेषा मलिक एक त्वेषा त्वेषा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं, वो किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है कि ये किस खेल से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है वो करंट सेगमेंट से पूछा गया था। हम जो क्वेश्चन करंट सेगमेंट से पूछा जाएगा हम उसको हाईलाइट करेंगे कि आप, क्योंकि आपको पता चले कि जो जीएस का पोर्शन है उसमें जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आने हैं 40 मार्क्स के, उसमें जो करंट का वेटेज कितना है और करंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन होने और ना होने में। तो ये किस खेल से संबंधित है? ये है गोल्फ खेल से संबंधित है। ये जो हम लोग प्रीवाईक्यू करा रहे हैं ये 2021 में आपके एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब पीवाईक्यू का एक और मकसद है कि जो कई बार होता है पीवाईक्यू जो क्वेश्चन आप रिवाइज किए रहेंगे तो पीवाईक्यू डायरेक्ट ना करके उसके ऑप्शन से भी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो हम उस ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या जो संभावित प्रश्न है, जो मतलब बनने वाले प्रश्न है, हम उसको भी कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? आपको बताना है कि जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य अंपायर था, उसमें पहला राजा कौन था, फिर सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, फोर्थ कौन था। तो इस ऑप्शन में बताना है। तो आप इस ऑप्शन को सही टिक करने के लिए आप ये आपको पता होगा, या आप याद करने की कोशिश कीजिए कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अगर आप मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बता लेंगे तो आपको क्रम बनाने में बड़ा आसानी हो जाएगा। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो यही ऑप्शन आपका सही है। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार थे, बिंदुसार के लड़के अशोक थे, अशोक के बाद जो बृहद्रथ थे, जो मौर्य काल के शासकों का सही क्रम है। तो ऑप्शन बी सही होगा। कई बार जो ऑप्शन होता है हम ऑप्शन देख के बहुत ही कॉमन सेंस, छोटा सा कॉमन सेंस यूज करके भी आंसर निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हमारे पोथी पढ़े दे रहे हैं और कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है?
मेगास्थनीज ने जो अपना बुक लिखा है उस बुक में इनका नाम जो है सेंड्रोकोटस नाम से इन्होंने इनको कोट किया है, सेंड्रोकोटस नाम से। अब चलिए, और ये जो मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुई थी, बताइए कि आप लोग बताइए कि किस शासक को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, किस शासक से युद्ध लड़ करके वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे? तो उस शासक का नाम है, नंद वंश का शासक था। किस वंश का था? नंद वंश का। और नाम क्या था? घनानंद। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी का क्या नाम था? इनके जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य। इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और अभी देखते होंगे आप, जो आधुनिक जो हम अभी करंट सिनेरियो में अमित शाह को भी चाणक्य बोला जाता है कि राजनीति के वो चाणक्य हैं। तो चाणक्य जो नाम है, चाणक्य जो नाम है, वो बहुत फेमस नाम है। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। साम दाम दंड भेद का जो सही उपयोग है वो चाणक्य ने ही किया था। जो कहते हैं कि राजनीति के 4 स्तंभ है ना, साम दाम दंड भेद, वो चाणक्य ने बहुत बखूबी उसको इस्तेमाल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा नाम क्या था, किस वंश के संस्थापक थे? तो मौर्य वंश के। किस वंश के राजा को हरा करके ये मौर्य वंश की स्थापना किए थे? तो नंद वंश के राजा था, जिसका नाम था घनानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल लीगा किताब किससे संबंधित है? ये जो लाल लीगा किताब है वो किस खेल से संबंधित है? तो आपको ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, दौड़ और टेनिस। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि कितने लोगों का देखें, कितने लोगों का क्वेश्चन जो है वो सही हो रहा है, मतलब आपकी तैयारी का लेवल क्या है। तो इसका सही आंसर होगा फुटबॉल। अब जितने लोगों को ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा था या क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, तो कोशिश कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो किससे है, किस पोर्शन से? करंट से ही पूछा गया है। देखिए 2 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी 3 क्वेश्चन किया टोटल, और 2 क्वेश्चन करंट से आ गया। इस समय जो 2021 का जो एग्जाम हुआ था उस समय ये न्यूज जो है करंट में थी, मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पे रखने की प्रस्ताव की मंजूरी दी है। तो वो स्थान आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ एक प्राणी उद्यान बनाया गया है। तो बताइए, क्या गोरखपुर में बनाया गया है, या शाहजहांपुर, या गाजियाबाद, या फैजाबाद? आप लोग आंसर बताइए कि कहाँ पे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है गोरखपुर में, और ये सेगमेंट भी किसका है? करंट का है। तो आप लोग देखते रहिए करंट का वेटेज क्या है, करंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्जाम में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में विंग सूट स्काई डाइव जंप करने वाले या वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम बताना है। तो बताइए, क्या वो तरुण चौधरी थे, शीतल महाजन राणे थे, या अर्चना सरदाना थी, या रेचल थॉमस थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन है तरुण चौधरी, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन भी किससे है? करंट से पूछा गया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए भी बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, केवल थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब बताइए, मोर जो है वो जो श्वसन अपनी त्वचा से करता है? नहीं करता है। खरगोश नहीं करता है। हिरण नहीं करता है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? मेंढक। तो कौन सा सही है? मेंढक सही है। अगर आपको पता भी नहीं था कि मेंढक अपनी त्वचा श्वसन करता है या नहीं करता है, तो ऑप्शन के माध्यम से भी आप मेंढक को टिक कर सकते थे। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, मतलब आपको आंसर में, ऑप्शन में से छांट करके आंसर आप बता देंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होजनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है?
अब आपको बताना है कि होजनक्कल जो जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है इसका आंसर होगा तमिलनाडु, लेकिन एक्चुअली में इसकी स्थिति क्या है, ये तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले और कर्नाटक के चामराजपुर जिले पे बॉर्डर पे है। तो तमिलनाडु का कौन सा जिला है, धर्मपुरी, और कर्नाटक का चामराजपुर जो जिला है उसके बॉर्डर पे होजनक्कल जलप्रपात स्थित है। तो ये इसकी सही अवस्थिति क्या है, इसकी सही अवस्थिति तमिलनाडु के धर्मपुर जिले पे और कर्नाटक के चामराजपुर जिले के बॉर्डर पे स्थित है। ये जो जलप्रपात है वो किस नदी पे है, ये इस किस नदी पे है, कावेरी नदी पर स्थित है ये जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, होजनक्कल जलप्रपात। ठीक है, अब बताइए आप कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बताइए, देखिए कितने लोग अपना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। जलप्रपात कौन सा है, तो इसका नाम है, मैं बता रहा हूं, कुंजिकल। और कुंजिकल ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में। नाम क्या है, कुंजिकल, कुंचिकल। इसकी अवस्थिति क्या है, कर्नाटक के सिमोना जिला है। अब आप बताएं कि जो विश्व का है और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ये होगा शिमोगा होगा, ये होगा शिमोगा। और विश्व का बताइए, विश्व का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। किस देश में है, वेनेजुएला में। कभी कभी इसकी ऊंचाई भी पूछ दी जाती है। तो आप बताइए कुंजिकल की ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर, 455 मीटर। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजल जलप्रपात। एंजल जल प्रपात किस देश में है, ये देश होगा वेनेजुएला। और इसकी ऊंचाई क्या है, चलिए ऊंचाई बताइए कि इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। तो देखिए आपके एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। मतलब यही संभावित, इसी को संभावित प्रश्न बोला जाता है, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, कि हो सकता है आपका जो एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी का, इस क्वेश्चन में से जो हमने 4-5 फैक्ट अभी याद किए उसमें से पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। तो आपको वो स्थान का नाम बताना है जहां पे मुगल सम्राटों ने 200 वर्षों तक वहां पे वो रहे हैं, उनका घर रहा है वो। तो वो क्या परी महल है, नहीं। आगरा किला नहीं है। जहांगीर का महल नहीं है। ऑप्शन कौन सा बचा, लाल किला। तो ये ऑप्शन होगा लाल किला। तो आंसर क्या होगा, आंसर डी होगा आपका। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए, किसके लिए, पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका ऑप्शन बताना है,
ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, या जीवन प्रमाण है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका भी ऑप्शन डी सही होगा, जीवन प्रमाण। ये योजना शुरू किस लिए की गई थी? ये योजना इसलिए शुरू की गई थी कि जो सीनियर सिटीजन है उनको जब पेंशन लेने जाना होता है तो बहुत सारी जो है कागजी काम होते हैं जिनको उनको बहुत समय तक ऑफिस में ही, सरकारी ऑफिस में ही सफ़र करना पड़ता था। मतलब बैठे हैं या खड़े हैं या सीट नहीं मिल रही है, और भ्रष्टाचार का भी ऑप्शन मतलब खुला रहता था कि अधिकारी, मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन गया, अधिकारी कह रहा है कि इतने रुपए दोगे तो हम तुम्हारी पेंशन बहाल करेंगे। तो उसको ख़त्म करने के लिए ही इस डिजिटल सेवा का, बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा का शुरुआत किया गया था कि जो सीनियर सिटीजन हैं, जो सरकारी रिटायर्ड मतलब ऑफिसर हैं या कर्मचारी कह सकते हैं, उनको पेंशन लेने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और इसमें डिजिटल सेवा होने से क्या होगा कि जो उनकी उपस्थिति है ना, वो मतलब जाके आप ऑफिस में नहीं लेना है, डिजिटल के माध्यम से आधार उधार सब अप्लाई आप किए हैं तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आपको फिजिकल जो अपीयरेंस होता है वो उसको ख़त्म कर दिया गया है। मान लीजिए कोई बूढ़ा है, मतलब 65 साल का, और जाके ऑफिस में खड़ा है 1 घंटे से, उसका नंबर ही नहीं आ रहा है, तो उसको ख़त्म कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो आपको बताना है कौन सी ऐसी धातु है, पोटेशियम में, एल्युमिनियम में, सिल्वर में, आयरन में, जो सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो कौन सी धातु है? आप लोग आंसर बताइए कौन सी धातु है। वो धातु है पोटेशियम। तो ऑप्शन ए सही है इसका। पोटेशियम जो है वो बहुत ही अभिक्रियाशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब बताइए कि महानदी के बारे में आप पढ़े ही होंगे, कौन सा क्वेश्चन गलत है, मतलब ऑप्शन कौन सा गलत है? तो ये है, यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, बिल्कुल सही है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुल हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, बिल्कुल सही है, ये महाराष्ट्र की नदी है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी नदी है, ये भी सही है। अब ये अरब सागर में गिरती है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी, ये अरब सागर में ना गिर करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब बताइए कि जो महानदी है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? इसको प्राचीन काल में कनक नंदिनी नाम से भी जाना जाता था। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ दिएगा आपके ऑप्शन, मतलब आपको याद रखना होगा, कनक नंदिनी। जो महानदी है ना, इसका प्राचीन काल में इसको कनक नंदिनी नदी से जाना जाता था। अच्छा, मान लीजिए इसे एक क्वेश्चन हम और उठाते हैं, पूछ लिया आपके एग्जाम में कि भारत में कितनी मतलब प्रमुख नदियां कौन, मतलब प्रमुख नदियां जो हैं उसकी संख्या कितनी है? तो बताइए भारत में जो है, भारत में प्रमुख नदियों की संख्या कितनी है? तो ये है 200। कितनी है? आपको ये संख्या याद रखनी होगी, ये संख्या है 200। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। चलिए देखिए हम कितने क्वेश्चन इससे बना रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। अब बताइए नील नदी जो है कितने किलोमीटर तक बहती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, और बताइए किसका किसका ऑप्शन सही हो रहा है। 6650 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। अगर हम भारत की बात करें तो जो इंडिया है उसके भीतर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मतलब इंडिया के अंदर, इंडियन टेरिटरी जो है
उसके अंदर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। एक कई बार क्वेश्चन पूछा था कि भारत के भीतर, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके भीतर है गंगा नदी। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी कितने किलोमीटर का एरिया तय करती है? ये 2510। कितना? 2510। अगर यही आपको पूछा जाए कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसकी नदी होगी ब्रह्मपुत्रा। इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। और ये कितने किलोमीटर का एरिया तय करती है? 2900 किलोमीटर का एरिया तय करती है। ठीक। ये 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जो खेला गया था, यानी जो विश्व कप का 13वां संस्करण था, उसकी मेजबानी किस देश ने की थी? तो उसका इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। ये भी क्वेश्चन भी किससे पूछा गया है? करंट से पूछा गया है। तो मैं बार बार करंट को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि आपको जो करंट का रोल है, इंपॉर्टेंट रोल हो, वो पता चले कि करंट जो आपके एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है ना, उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष में आयुष्मान भारत, किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी? तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। 2019 में दी थी कि 2014 में दी थी कि 2018 में दी थी या 2015 में दी थी? इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी, 2018 में। और इस योजना को किसने घोषित किया था? तो उस समय हमारे जो वित्त मंत्री थे, जो अभी नहीं है इस दुनिया में, अरुण जेटली। जब जब इंडिया की बात होती है तो इंडिया के बेहतरीन नेताओं में अरुण जेटली का नाम आता है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, मतलब इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना, जो बीमा है उसको मुहैया कराना, यानी बीपीएल परिवारों को इस योजना का मतलब बीमा योजना प्रदान करना। अगर बीपीएल परिवार में किसी की तबीयत खराब हो रही है तो इसका लिमिट था 5 लाख रुपए तक, जो कैशलेस था वो। अगर आपकी कोई तबीयत खराब है, ज़्यादा सीरियस है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो 5 लाख तक का बीमा कवर जो है वो सरकार देती थी बीपीएल परिवारों को। और कैश राइज देती थी, मतलब कैश आपके हाथ में नहीं आना है, वो हॉस्पिटल में आप रिसिप्ट लेके जाएंगे तो वो सरकार हॉस्पिटल का बिल भर देगी। और इसमें कितने परिवारों को कवर किया गया था? इसमें 40 करोड़ बीपीएल परिवारों को कवर किया गया था। और जो इसका लक्ष्य है वो और से ज़्यादा लोगों को कवर करने का कोशिश है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? जो भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम है वो संसद द्वारा कब पारित किया गया था? चलिए आंसर बताइए इसका, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही हो रहा है। इसका आंसर होगा डी, 1956।
उस समय जो 2021 का जो पेपर हुआ था ना जीडी वाला, तो उसमें भारतीय जीवन बीमा निगम जो है वो काफ़ी न्यूज में था। देखिए उसी से क्वेश्चन ये पूछा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी करंट वाले सेगमेंट में ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है। तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी। अब आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भोरम देव मंदिर है और प्रत्येक वर्ष जो भोरम देव महोत्सव है वो छत्तीसगढ़ राज्य में ही। कई बार ये भी क्वेश्चन आप मान लीजिए एक क्वेश्चन बना सकता है कि भोरम देव महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधातु बहुत प्रमाणविक है। कौन सी अधातु का नाम बताना है जो कि बहुत प्रमाणविक है। तो उस धातु का क्या नाम है? ऑक्सीजन है, हीलियम है, ऑर्गन है? नहीं, धातु का क्या नाम है? सल्फर। इसमें आप थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करके आंसर निकाल सकते थे इसका। जैसे कि मान ली पूछिए अधातु पूछा है, तो ऑक्सीजन अधातु है? नहीं है। हीलियम अधातु है? नहीं है। अगर ऑप्शन आपको नहीं पता है फिर भी कि ये सल्फर प्रमाणिक होता है कि नहीं होता है। ऑर्गन अधातु है? नहीं, ये सब गैस है। तो आपको आंसर नहीं पता है फिर भी एलिमिनेशन विधि से जो है आप आंसर निकाल ले रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा? सल्फर। तो मैं तरीके आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आप आंसर और बेहतर तरीके से जो आपका एग्जाम होने वाला है। कई बार होता है ना कि आप कुछ नहीं पढ़े हैं, बिना जानकारी में कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए जैसे यही क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही नहीं था कि सल्फर के बारे में पढ़ा ही नहीं था, लेकिन जब ऑप्शन से आप एलिमिनेशन विधि लगाते हैं तो इसका आंसर भी सही दे रहे हैं। यानी जो क्वेश्चन आपके छूट रहे थे वो क्वेश्चन भी आप टिक करके आएंगे। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त घोषित किया गया था या नियुक्त किया गया था? इनका क्या नाम था? इनका नाम था आर्थर क्राफर्ड। इनका नाम था आर्थर क्राफर्ड। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन भी कहाँ से है? करंट से है। और इसका आंसर ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल कुमार शर्मा जी को 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर राज्य का चुनाव आयुक्त घोषित किया गया था। अब बताइए आप, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल इस समय कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, देखिए कितने लोगों को आंसर पता है कि जम्मू कश्मीर, मान लीजिए इस बार जैसे जीडी क्वेश्चन में पूछ दिया कि जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल कौन है, तो उपराज्यपाल हैं, इनका नाम है मनोज सिन्हा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों ने आंसर सही दिया था या गेस कर लिया था, वो आंसर लिख नहीं पाए थे, ऑप्शन में बता नहीं पाए थे। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के त्वरण को तब कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल पर उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका त्वरण कब असमान ऋण आत्मक या एक समान या धनात्मक होगा? जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही है लेकिन समय के नियमित अंतराल में उसका वेग जो है कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, और जो है वो एक समान रेखा में गति कर रही है। तो ऑप्शन से ही, मतलब क्वेश्चन से ही आप, जो सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसका वेग, तो त्वरण क्या होगा? एक समान होगा। अब क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके इसका आंसर निकाल सकते थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, कि किस मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया है। तो इसका भी एलिमिनेशन विधि से, जो आपको बिल्कुल इस आंसर का आपको पता ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन का आंसर पता ही नहीं है, उसको भी निकाल सकते हैं। जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार अभी है, मतलब मौलिक करा कि मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार अभी है हमारे पास? बिल्कुल है, ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब डिसकंटिन्यू इसको नहीं किया गया है। समानता का अधिकार की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, ये भी नहीं होगा। धर्म के अधिकार की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। ये है एलिमिनेट हम करके, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब बताइए जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो किस आर्टिकल में इसका मेंशन किया गया है। तो ये आर्टिकल होगा 23 एंड 24 में इसका मेंशन किया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार होता क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है जो समाज का जो है वो कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए होता है। मतलब जो समाज का कमजोर वर्ग है उसका जो मतलब जो कहे जाते हैं जो कमजोर है, जैसे मजदूर हुआ, डेली वर्कर हुए, वेंडर हुए, जो ठेला वाला लगाते हैं, उनका शोषण, मतलब उनका शोषण ना हो, उसके विरुद्ध जो है ये समझ लीजिए कि एक कवच का काम करता है। आर्टिकल कौन सा? 23 एंड 24। अब बताइए जो समानता का अधिकार है वो किस आर्टिकल में इसका मेंशन किया गया है? इसका मेंशन किया गया है 14 से लेके 18 तक। अब समानता का अधिकार होता क्या है? समानता का अधिकार है कि आपको कानून के समक्ष समान व्यवहार किया जाएगा, कानून के समक्ष समान सुरक्षा मिलेगी, सार्वजनिक रोजगार में समान अधिकार होगा। जैसे राज्य ये नहीं कर सकता है कि जैसे वो एक ओबीसी कैटेगरी को ज्यादा जॉब दे रहा है और एससी एसटी को कम जॉब दे रहा है या ना के बराबर दे रहा है, या जनरल कैटेगरी को ज्यादा जॉब मिल रही है और एससी एसटी को मिल ही नहीं रही है। तो ये जो कानून के समक्ष समानता को प्रदान करेगा और जो है रोजगार में समान, मतलब रोजगार में भी समानता की बात करता है। अब बताइए जो धर्म का अधिकार है वो किस आर्टिकल में इसका मेंशन है? ये होगा 25 से लेकर के 28 तक में। और धर्म का अधिकार क्या है? धर्म का अधिकार का मतलब है कि आप धर्म के प्रचार प्रसार से नहीं रोक सकते हैं किसी को। वो अपना शांतिपूर्वक, मतलब शांतिपूर्वक उसको अभ्यास करने का अधिकार है। अपने धर्म का जो है शांतिपूर्वक एक वैलिड तरीके से वो प्रचार प्रसार कर सकता है, शांतिपूर्वक बैठ के उसको मतलब प्रैक्टिस कर सकता है अपने धर्म को। और ये जो धर्म का अधिकार है ना, ये व्यक्ति को तो मिला ही मिला है, जो धार्मिक समूह है उनको भी ये प्राप्त है। मतलब कोई धार्मिक समूह है, मान लीजिए कोई धार्मिक समूह एक्स, वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा है बिना किसी को क्षति पहुंचाए, तो ये उसकी सुरक्षा करता है। मतलब आप उसको कोई रोक नहीं सकता है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार ना करे, बशर्ते वो जो जो उसका तरीका हो वो शांतिपूर्वक हो और वैलिड हो, उससे किसी को आघात ना पहुंचे, इसी का ध्यान रखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात्रिक या छात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे। बताइए जो गौतम बुद्ध, ऋषभनाथ या पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी, इन चारों में से कौन जो क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे? तिनका नाम क्या है? वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जो है वो क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते थे। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बताइए वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में। वैशाली के कुंड ग्राम में। ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। अब बताइए जो महावीर स्वामी हैं उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में।
यहाँ हो जाएगा जन्म, और मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी मृत्यु? पावापुरी में। तो ये सब आपको याद रखना होगा। कई बार क्या होता है, महावीर स्वामी के बारे में यह भी पूछ देता है। और महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने कौन सा एक सिद्धांत दिया था? उन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? पंचशील। और जो जैन धर्म है ना, वो अतिवाद पे, मतलब अतिवाद पे ज्यादा फोकस्ड है। अब अतिवाद क्या होता है? किसी भी चीज की जो लिमिट होती है ना, वो लिमिट से ज्यादा जब होने लगती है, उसको अतिवाद बोला जाता है। जो जैन धर्म के मतलब तीर्थंकर होते हैं, या जैन धर्म का मानना है कि जब हम सांस लेते हैं ना, तो उससे भी कहीं ना कहीं कीटाणु जो हमारे सांस मतलब सांस के थ्रू अंदर चले जाते हैं, उनकी मृत्यु होती है। तो वो लोग अपने जो कट्टर जैन धर्म को फॉलो करते हैं, वो अपने मुंह पे कपड़ा लगा के चलते हैं। तो ये अतिवाद पे ही तो निर्भर है। तो इसीलिए जैन धर्म को कहा जाता है कि अतिवाद पे जैन धर्म का ज्यादा जोर था। और कहीं ना कहीं जैन धर्म के ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, तो ये कहीं ना कहीं अतिवाद पे जो इसका एक प्रमुख कारण था। कि ये जो धर्म है, वो अतिवाद पे ज्यादा जोर दे रहा था, इसी की वजह से ये जैन धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? प्रीवियस लेक्चर में हमने जीडीपी जीएनपी वगैरह सब मेंशन किया था, थोड़ा बहुत उसका रेफरेंस भी दिया था। वही क्वेश्चन देखिए फिर रिपीट हो रहा है। जो कल हमने पीवाईक्यू कराया था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। आज के पीआईक्यू में भी है। इसको क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मान लीजिए कोई देश है, उसकी ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर चाहे वो देसी आदमी हो या कोई विदेशी आदमी हो, ये जो भी उत्पादन करेगा वो जीडीपी के अंडर ही कंसीडर किया जाता है। और ये बताया ना कि जैसे मान लीजिए कि ये भारत ही है। भारत है तो भारत का आदमी तो कुछ ना कुछ उत्पादन करेगा ही। मान लीजिए कोई सिंगापुर का आदमी आके यहीं रह रहा है, वो भी कुछ ना कुछ उत्पादन कर रहा है, तो उसको भी किसमें कंसिडर किया जाएगा? भारत की जीडीपी में ही। अगर मतलब ये सिंगापुर का आदमी ग्रोथ करेगा, तो भारत की जीडीपी भी क्या होगी? ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि वो भारत के बाउंड्री में आके रह रहा है, भारत की जो सीमा है उसके अंदर आके रह रहा है। जीडीपी को हम अभी जब हम पीवाईक्यू करा लेंगे और आप लोग बोलेंगे, तो जीडीपी जीएनपी और जो इकोनॉमिक वाला सेक्शन है ना, मैं उसको बहुत अच्छे से मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके और टॉप पे लेकर के जाके पूरा मतलब एक्सप्लेन करूंगा कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी मतलब पूरा इकोनॉमिक्स ही आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा। तो आपको जीडी मतलब इकोनॉमिक सेक्शन से तो 1% का भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे वो वनडे एग्जाम हो, हम पीसीएस तक की बात कर रहे हैं। इवन यूपीएससी में भी कहीं ना कहीं उसका रोल अच्छा खासा होगा, जो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि हम लोगों ने यूपीएससी की पढ़ाई की है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट्स ऑफ इंडिया यानी पास्ट टू प्रेजेंट के लेखक कौन है? तो पास्ट टू प्रेजेंट के लेखक कौन है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कलिता जी हैं, शशि थरूर जी हैं, या सत्यार्थ नायक हैं, या रंजन गोगोई हैं? इसका ऑप्शन कौन सा सही है? रंजन गोगोई। रंजन गोगोई हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। बताइए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उनका नंबर क्या था? उनका नंबर था, वो 46वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई रह चुके हैं। अभी कल ही जो है हमारे देश के सीजीआई चेंज हुए हैं। अभी कल की ही न्यूज़ है, सीजीआई चेंज हुए हैं। और उनका क्या नाम है? उनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। क्या नाम है?
धनंजय, यशवंत चंद्र चूड़, ये कौन से सीजीआई बने हैं? ये 50वें सीजीआई बने हैं इंडिया के। तो अभी कल की ही न्यूज़ है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले, तो आप याद रखिएगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ नाम है। किस नंबर के बने हैं? तो ये 50वें नंबर के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। किस सेगमेंट को कवर कर रहा है? करंट को। तो उनका नाम बताना है कि किसने फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। डेट कब है? अगस्त 2021। ये तो करंट का ही क्वेश्चन था उस समय। तो इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। और जो जीएस टाउन यूट्यूब चैनल है ना, उसको हम करंट जो करा रहे हैं, वो करंट हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पॉइंट टू पॉइंट हो, कि आपको कम पढ़ के भी ज़्यादा आउटपुट मिले। और इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। और हमारा जो जोर है इस चैनल का, जो जोर है वो स्मार्ट स्टडी पे बहुत ज़्यादा है, कि आप कम पढ़ के भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? अब बताइए कौन सा जीता था। कुछ लोग पहले करंट पढ़े होंगे तो उनको पता होगा। ये ऑप्शन होगा असम। अच्छा, अब बताइए कि इस वर्ष का जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ था, उसमें कौन सा स्टेट जो था वो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? तो इस बार अपना यूपी ही था। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। ये सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था। और जो झांकी बनाई जाती है ना, उसकी एक थीम होती है। तो बताइए उत्तर प्रदेश के झांकी के विषय की थीम क्या थी? उसकी थीम थी अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। क्या थीम था? अयोध्या एक सांस्कृतिक विरासत। क्या कह सकते हैं? उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। राइटिंग थोड़ी हमारी अच्छी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमें डिजिटल बोर्ड पे लिखने का उतना अनुभव है नहीं। हम लोगों ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया है, लेकिन मतलब अभी डिजिटल बोर्ड पे उतना मतलब हाथ सेट हो नहीं पा रहा है, इसी वजह से थोड़ा राइटिंग भद्दी लग रही होगी आप लोगों को। चलिए यहीं पे 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो ये भी याद रखना है कि पहले जो एसएससी जीडी में हर एक सेगमेंट से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब उसकी संख्या हो गई है 20। क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? 2 नंबर के। तो एक सेगमेंट कितना है मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। और जो एसएससी जीडी का एग्जाम होना है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 80 क्वेश्चन आएंगे। टाइमिंग क्या होगी? 60 मिनट में आपको क्वेश्चन करने हैं सारे। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि जो टाइमिंग है वो कितनी है। यहीं पे आपको 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और लगे रहिए, डटे रहिए। और कल हमारे दोस्त ने एक बहुत अच्छा वो कह सकते हैं कि लगाया हुआ था, एक स्टेटस लगाया था, आपको सुनाता हूँ मैं। हम्म, उसने स्टेटस लगाया था, जमाने की नज़र में हर वो पुरुष बदसूरत है जिसकी जेब खाली और वो बेरोजगार है। तो रोजगार पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। हमारे दोस्त जो है उनका नाम हुकुम सिंह है, उन्होंने ये स्टेटस लगाया था, तो मेरे को लगा कि आपको सुनाना चाहिए, थोड़ा मोटिवेटेड रहेंगे आप। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। और हमारा जो जीएस टाउन यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी ये नया नया चैनल है तो ये मत सोचिए कि कुछ भी पढ़ा रहे होंगे, अभी एक्सपीरियंस नहीं होगा इनको। हम अपना बहुत बेस्ट दे रहे हैं। तो एक्सपीरियंस हमको मतलब जो ऑफलाइन कोचिंग हैं
उसका तो है, लेकिन ऑनलाइन का उतना एक्सपीरियंस था नहीं, तो डिजिटल बोर्ड पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। और जैसे मान लीजिए बच्चे सब सामने बैठे होते हैं तो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो टीचर उसी हिसाब से पढ़ाता भी है, वो आदत है। अब यहाँ कैमरे के सामने पढ़ाना पड़ रहा है तो थोड़ा दिक्कत तो होगा। तो चलिए हमारे जीएस टाइम्स यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए। और हमारा एक फेमस डायलॉग भी है, जो जो एक मूवी आई थी मांझी द माउंटेन मैन, उसका नाम है, उसका ये डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी जज्बे के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।